Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NEST NET2 2026 एडमिशंस के लिए जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ और ऑनवर्ड चलता जा रहा है, कई बच्चों का अपकमिंग डेज में यानी 5 फेब को 6, 7, 8, 9, 10 फेब के करीब करीब पेपर आ रहे हैं। तो आप तमाम बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि जो डे वाइज एमसीक्यूज आपको पास एजुकेशन सिस्टम करवा रहा है, इन तमाम डे वाइज एमसीक्यूज एनालिसिस को करके जाओ, समझ के जाओ, वीडियो लेक्चर्स को देख के जाओ, क्योंकि इनमें से कई एमसीक्यूज आपके पेपर में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डे 5 यानी 4 फेब का जो आप लोगों का पेपर हुआ, उसके एनालिसिस आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया गया था। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं इंग्लिश के और फिजिक्स के एमसीक्यूज डिटेल के अंदर करवाऊंगा, जो आज के मुकम्मल दिन के अंदर पूछे गए आपकी तमाम शिफ्ट के। इसके अलावा एक अलग से वीडियो डिजाइन की गई मैथ के ऊपर, जो कि कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड एक वीडियो है, जिसमें सर बिलाल ने आपको डिटेल में एक एक एमसीक्यूज का डिटेल में सोल्यूशन करवाया, वो भी लाजमी जाके आप लोगों ने देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और इंग्लिश के तमाम एमसीक्यूज करवा रहा हूँ और साथ बच्चों के रिव्यूज दिखा रहा हूँ कि बच्चों ने क्या क्या एमसीक्यूज बताया कि किस पोर्शन में से ज्यादा आया, और उसके बाद मैं आपको फिजिक्स इंग्लिश की करवाऊंगा। इसके बाद आप लोगों ने मैथ वाली वीडियो को लाजमी जाके देखना, वो अपलोड हुई पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे नेस्ट NET2 2026 जो एडमिशंस के लिए आप लोगों का 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 4 फेब का आज का डे 5 बनता है। अगर आप बच्चे NET1 दिया, NET2 दिया, अच्छा स्कोर नहीं आ सका, तो पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए लेके आया है NET3 और 4 की एक स्केड्यूल में तैयारी के लिए अपना सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनने के लिए आप लोग अभी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अभी इस बैच का हिस्सा बन जाओ। अगर आप एक स्केड्यूल में चाहते हो कि आप बच्चों की तैयारी हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, राइट डाउन दिस नंबर। आप अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी। उसके बाद आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बैच में आना जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे इधर उधर से तैयारी कर रहे होते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग 160 150 को स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपका स्कोर बूस्टअप हो जाता है, ये आप वीडियो 4-5 घंटे की देख के एंड गेम्स को देख के चले जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है, स्केड्यूल में पढ़ने की जरूरत है, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए आपको हमारे बैच में आना पड़ेगा। बैच में आओगे तो फिर आपका स्कोर 160 170 में जा सकता है। अब बैच में आना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर्स के अगर रिजल्ट्स दिखाऊं, यानी पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों का मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शो करता हूं कि ये नेस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है और ये बैच का बच्चा, इसके रिव्यूज भी मौजूद हैं। आप जाके हमारी सक्सेस स्टोरीज वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी देख सकते हो। इसके अलावा नेस्ट में 171 का स्कोर, ये भी हमारे बैच का बच्चा है, इस बच्चे के भी रिव्यूज मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग पिछले साल के टॉपर देखो, 168 बैच का बच्चा है, 169 आउट ऑफ 200 बैच का बच्चा है, 168 बैच का बच्चा। तो ये सारे बैच के बच्चे होते हैं जिनका इस लेवल का रिजल्ट होता है। तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग चाहते हो आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो लाजमी तौर पे आप इस हमारे सुपर प्रीमियम बैच के हिस्सा बन सकते हो। अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और आपको डिटेल्स भेजी जाएगी, अपनी पूरी कंफर्मेशन करो, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का जो स्कोर है, आप लोगों का जो स्कोर है वो स्कोर चल के हो जाए आप लोगों का 150 प्लस 160 प्लस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका स्कोर इस लेवल का आए, तो उसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनोगे तो इंशाल्लाह 100% आप लोगों की प्रिपरेशन होगी। इस चीज़ का प्रूफ ये होता है कि आप लोग रिजल्ट हमारे चेक कर सकते हो। इसमें टॉप लेवल की फैकल्टी आपको बैच में पढ़ाती है। बैच की फीस जस्ट 7000 होती है, जो कि आपको वन टाइम पे करना पड़ती है, और ये पूरे 1 साल की फीस होती है, कोई ये 2-3 महीने की फीस नहीं होती है। ये चीज़ें मैं आप तमाम बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे बैच में इनरोलमेंट मिलती है जस्ट 7000 में, और ये पूरे साल की फीस होती है। और इस 7000 में आपको पूरे साल के लिए हमारे जितने भी मल्टीपल बैचेस आ रहे हैं उन बैचेस की एक्सेस होती है। पूरे साल के लिए आप लोग लाइव क्लासेस ले सकते हो, पूरे साल के लिए आपको प्रैक्टिस जोन मिलता है, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स वर्कशीट्स मिलती हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं शाम 7 से 11:30 साढ़े 10 या 11 बजे तक। तो शाम 7 से 11 बजे तक हमारे मल्टीपल टीचर्स आके आपको डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, नेस्ट पढ़ा रहे हैं, यूईटी पढ़ा रहे हैं, NTS की तैयारी करवा रहे हैं, और कोई 3, 4, 5, 6 यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी नहीं है। आपको पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाती है। आपको ये फीचर्स कहीं पे भी नहीं मिलने वाले कि 7000 पूरे साल की फीस है और पूरे साल में तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी, उसमें प्री रिकॉर्डेड सेशन भी दे देते हैं, पूरा का पूरा जो रिकॉर्डेड सेशन वो पहले ही दे देते हैं। उसके बाद लाइव क्लासेस में आपको तमाम का तमाम सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो ये तो वजह है ना कि ये बैच के बच्चे इस लेवल का रिजल्ट लेके आता है। तो यूट्यूब से आप तैयारी करते हो ठीक है, लेकिन बैच में आओगे तो एक स्केड्यूल में आप लोगों की तैयारी होगी, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो आप बच्चों का पेपर हुआ 5 आप लोगों का डे बनता है। तो डे 5 के पूरे रिव्यूज़ को शेयर करते हैं। बच्चों ने जो चीज़ें भेजी हैं तो वो आप लोगों के सामने एज इट इज़ यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, तो पास एजुकेशन सिस्टम के नंबर के ऊपर बच्चों ने यहाँ पे ये भेजा कि प्रोबेबिलिटी के 7 MCQs थे। ठीक है, इस बच्चे के पेपर में प्रोबेबिलिटी के 7 MCQs आए हुए थे। ठीक हो गया। उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप MCQs ज़्यादा थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये एक बच्चे का रिव्यू है। ये जो रिव्यू आ रहा है ये किस बच्चे का है? एक बच्चे का। फिजिक्स के क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा थे। अब मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। 2025 आप लोग चले जाओ 2025 में, 2025 के आप चले जाओ राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में। इन तीनों राउंड्स में आप लोगों के न्यूमेरिकल बहुत कम थे। आप लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे। यानी NET2 के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल बच्चों के पेपर में आते थे 2 या 3। यानी 60 MCQs में से 2025 से ये पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें फिजिक्स के 60 आ रहे हैं, केमिस्ट्री कंप्यूटर रूल आउट हुई है। ठीक है, तो 2 से 3 न्यूमेरिकल थे और ये बच्चा कह रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा थे। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या कोई एक बच्चे का रिव्यू आपके सामने आ रहा है तो उसके बिहाफ पे आप अपनी पूरी तैयारी को अफेक्ट ना करो। अब जो बच्चा इसके रिव्यू ये वाला पढ़ रहा है, हाँ आज का ये रिव्यू है, क्या ये आप लोगों का बाकी डेज पे भी इंप्लीमेंट होगा? नो, बाकी डेज पे क्या इंप्लीमेंट होगा? समझदारी वाली बात होती है, सारा पढ़ के जाओ, थ्योरेटिकल पोर्शन भी, न्यूमेरिकल पोर्शन भी, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जाओ। ये इस गुमराही में नहीं जाना कि हमने कहीं पे पढ़ा था कि न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा थे। अब इस बच्चे से पूछेंगे, अब भाई इस बच्चे के पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा आए हैं ना, एक किसी दूसरे बच्चे से पूछोगे वो कहेगा मेरे पेपर में तो 3 से 4 न्यूमेरिकल बस आए थे, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन था फिजिक्स के अंदर। सो थिंग इज के एक बच्चे के रिव्यू की बिहाफ पे आप अपनी तैयारी को बिल्कुल टर्न ना दे दो कि मैं अब इस लेवल की तैयारी करूंगा, यानी न्यूमेरिकली पढ़ूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर दूंगा। तो अब इसमें एडवाइस क्या है? एडवाइस ये आप तमाम बच्चों के लिए कि जब आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो ना तो सिलेक्टिव नहीं पढ़ना। एक बच्चे के रिव्यू को एक स्टैंडर्ड सेट करके उस तरह की तैयारी नहीं करनी। फिर क्या करना है? पूरी तैयारी करके जाना है, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, सिलेक्टिव नहीं पढ़ना, कंप्रीहेंसिव पढ़ के जाना, डिटेल में पढ़ के जाना। देन आप लोग 160 170 का स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज यही होगा 100 120 130 या 140। तो आप लोग अगर सिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, यू मस्ट हैव टू स्कोर 155 150 अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग कंप्रीहेंसिव पढ़ के जाओ। तो ये चीज मैं बार बार बच्चों को बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चे का ये सुना ना, तो हालांकि ये हमारे बच्चे ने बताया ना, तो मैं आपको कह दूं कि न्यूमेरिकल ज्यादा, तो मैं अब आपको कह दूं कि न्यूमेरिकल पढ़ के जाओ। नो, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ के जाओ। आई होप जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ गई है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल के टाइप ज्यादा थे। तो भाई आज के पेपर का है, आपके पेपर में क्या पता न्यूमेरिकल एक भी ना आए। तो हमें क्या है, हमें न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाने हैं, थ्योरेटिकल भी तैयार करके जाने हैं। ये मैं साथ साथ एडवाइसेस आपको करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है, बार बार न्यूमेरिकल ज्यादा। भाई नस्ट के सॉफ्टवेयर में ना लाखों एमसीक्यूज पड़े होंगे, तो क्या पता आपके पेपर में वो कैसे एमसीक्यूज बना के दे दे जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, जिसमें न्यूमेरिकल कम है। तो क्यों एक बच्चे की बात पे आप अपनी तैयारी को टर्न दे दोगे? ये आज के पेपर का फ्लेवर है कि ये एमसीक्यूज हैं, इनको ज्यादा अच्छे से देख लो। अब न्यूमेरिकल अगर किसी बच्चे ने छोड़े हुए तो न्यूमेरिकल को भी तैयार कर ले। अगर किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से किया और साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी कर ले, तो मीन्स टू से कि 100% चीजों को करके जाओ। ये नस्ट के अंदर ऐसा होगा। ठीक है, एंट्री टेस्ट के लिए ये बोर्ड नहीं है कि पिछले 5 साल के पेपर कर लो तो 80-90% मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैथ के एमसीक्यूज में साइंस 675 आप लोगों को फाइंड आउट करना था। उसके बाद डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट निकालना था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 7 निकालना था। एक्स वाई इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। साइन 4x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 2x है। फिर सर्कल प्लस पैराबोला की इक्वेशन थी। कोसाइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक एक्स का निकालना था। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना था।
अब आप लोग यहाँ से बच्चे अक्सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज को लेकर कि याद रखो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स की बात करूं tan x का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर x होता है, तो इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर रूट है, तो अब इसका क्या डेरिवेटिव बनेगा, अब इसका बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरी बात समझ आई है। और आगे एक्स स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर रूट का क्या होगा डिवाइडेड बाय, और पावर में से कम करेंगे तो -1/2। ठीक है, अब ये नीचे है ना, ये नीचे जाएगी तो प्लस में बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और आगे हमारे पास 1 प्लस एक्स बन गया। तो इस तरह इसका सोल्यूशन करना था। बहरहाल ये आप लोगों को एक अलग वीडियो के अंदर सर बिलाल साहब ने डिटेल में करवा दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में रेक्टेंगल का डायगोनल और लेंथ dy की विड्थ पूछी हुई थी, तो ये क्वेश्चन बच्चे के पेपर में आया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आया जी वेक्टर में से बहुत आया था मैथ में। ठीक है, चैप्टर 7 सेकंड ईयर का मैथ का थोड़ा टफ था, बाकी नॉर्मल इंग्लिश वैसे इजी बच्चे को लगा। मैं कैलकुलस और कोनिक फुल अच्छे से करके गई थी, बट इंटीग्रेशन में से 2-3 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज्यादा एनालिटिकल ज्योमेट्री में से था और मैट्रिसेस एंड वेक्टर में से। अब चेक कर लो, इस बच्चे ने ना यहाँ पे कोनिक सेक्शन का जिक्र नहीं किया, हालांकि उसमें भी ज्यादा थे। ठीक है, तो याद रख लो मैट्रिसेस वाला वेक्टर वाला एनालिटिकल 2025 में ट्रेंड वेक्टर का तब भी था, मैथमेटिकल इंडक्शन का भी था, कोनिक सेक्शन का बहुत ट्रेंड था। एनईटी 1 में एनालिटिकल ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन सबसे ज्यादा आया। तो अब और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 2025 में बढ़ाया। तो मैं ये बार बार बच्चों को बताता हूँ, खुदा जो कि एक बच्चा जो सिर्फ 2-3 टॉपिक्स को करके अच्छे से चला जाता है और कहेगा कि मैं अच्छा खासा कर लूं, भाई 40-50 या 60 एमसीक्यूज आप बच्चों के ठीक हो सकेंगे अगर आप एनालिटिकल ज्योमेट्री, अगर आप कोनिक सेक्शन, मैट्रिसेस, वेक्टर करके चले जाओ तो 50-60 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। आप बच्चे बाकी चैप्टर छोड़ के गए, उधर से 6-6 एमसीक्यूज 8-8 आएंगे तो 40 एमसीक्यूज ये गया। अब वो 60 जो आपने अटेम्प्ट किए उसमें से भी 10 गलत हो जाएंगे, तो 50 नंबर तो आपका वैसे ही चला गया। फिजिक्स में से 10-20 कट गए, तो ओवरऑल आपका स्कोर 100 के करीब बनता है। तो भाई ये सिलेक्टिव पढ़ने वाली आदत को छोड़ दो, फिर नस्ट को तैयार ना करो। अगर आप लोग सिलेक्टिव पढ़ने के आदी हो, भाई फिर क्यों दे रहे हो एंटी टेस्ट? अगर सिलेक्शन लेनी है ना तो अच्छी तरह करो ना, जिस तरह इसका करने का हक होता है। आप लोग सिलेक्टिव पढ़ के जाते हो, फिर आप कहते हो कि मैंने इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा। भाई वो जो आपने इतना पढ़ा था ना, आपने विद इन अ बॉक्स पढ़ा था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कि जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी करके जाओ, फिजिक्स के भी, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, ओवरऑल करके जाओ। मैथ फिजिक्स के कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाओ, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाओ। ये बेस्ट एडवाइस है, आप लोगों के फ्यूचर करियर का एक सवाल है। मैं आप लोगों को कह दूं ये 5-6 टॉपिक्स कर लो, इनमें से आता है बच्चा, वो 5-6 टॉपिक्स को रट्टा लगाता है, जाता है, नो डाउट उनमें से आता है, लेकिन 60-70% बाकी 30% छूट गया ना। भाई ये बोर्ड का पेपर नहीं है जहां पे आपको चॉइसेस मिलती हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। तो ये वो बोर्ड का पेपर नहीं है, यहाँ पे आपका एंट्री टेस्ट है। तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको दोस्त यही बताएंगे ये 3-4 टॉपिक्स में से आते हैं, इनको कर लो, उन्हीं को 2-4-6 दिन पढ़ते रहोगे। भाई सारा पढ़ के जाओ, एंड गेम्स को देख के जाओ, उनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेस्ट एडवाइस है कि अगर आपके पेपर में कुछ 6-7-8 दिन बच गए हुए हैं ना, तो बैच का हिस्सा बन जाओ। बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, टेस्ट सेशन भी मिल जाएंगे, उनमें से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद बैच का ये फायदा होगा कि एनईटी 3-4 की भी उसमें तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरे साल के ये एनरोलमेंट होती है, जस्ट 7000 में बैच में आ जाओगे तो बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। खुद से कर रहे हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, बच्चे को ये तमाम चीजें समझ में नहीं भी आती हैं। ओके, यहां पे और है कि आगे कह रहे हैं कि सर मैथ के वेक्टर वाले काफी ज्यादा एमसीक्यूज थे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन थे, और सीक्वेंस एंड सीरीज के 10 क्वेश्चन थे। ओके, इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज बहुत कम आए थे, पार्शियल फ्रैक्शन का 1 एमसीक्यूज थे, प्रोबेबिलिटी के 7 एमसीक्यूज थे। अच्छा ये बच्चा खुद बता रहा है, इसने अब काउंट थोड़ी किए होंगे, तो कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये भी तो है कि बच्चे ने एग्जैक्टली भी बताए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2-4-6 एमसीक्यूज आगे पीछे हो सकते हैं। बच्चे ने 7 बताए, क्या पता 9 आए हो। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज थे। और उसके बाद है कि मैथ में मैट्रिसेस, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज में से आया हुआ था, और एनालिटिकल ज्योमेट्री में से 15 एमसीक्यूज आए हुए थे। फिर ये बच्चों ने लिख के भेजे, ये मैथ के थे जो कि सर बिलाल ने आपको करवा दिए हुए हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बस 5-6 तक थे। अच्छा अब ये देखिए, ये बच्चा अब क्या कह रहा है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बस 5-6 थे, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड ऊपर बच्चा अब क्या कह रहा है, ये देखो ये चीज मैं आपको कहता हूं। अब ऊपर वाले बच्चे ने क्या बोला, फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज ज्यादा थे। अब खुद देख लो, एक बच्चा कह रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज ज्यादा थे, और एक बच्चा अब क्या कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि
फिजिक्स के वो बच्चा क्या कह रहा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बस 5-6 थे, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी मानोगे भाई? दोनों की मानेंगे, न्यूमेरिकल भी करके जाएंगे, थ्योरी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि दोनों चीजों को करके जाओ। इंग्लिश का सिनोनिम्स आए थे, एंटोनिम्स आए थे, कॉम्प्रीहेंशन आया था, एनोलॉजी इसमें से आया हुआ था। तो ये तो आप लोगों को इंग्लिश का तो पता ही होगा, ठीक है। इंग्लिश के अच्छा, मैं अगर किसी बच्चे को नहीं आइडिया ना, तो वो मैं आपको बता दूं, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, एनालॉजीज, इंग्लिश के जब एमसीक्यूज करवाऊंगा उसके ऊपर टॉपिक्स लिख दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो एनईटी 3-4 की बाकायदा स्केड्यूल में तैयारी हो, एनईटी 1-2 गुजार दिए, अच्छे नंबर नहीं आए या तैयारी अच्छी नहीं थी, तो अभी बैच के हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर को अभी नोट कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ चलते हैं, इससे पहले मैं आप बच्चों को करवा देता हूं फिजिक्स के, ओके, ये इंग्लिश के करें, पहले फिजिक्स के कर लेते हैं, एंड पे आपको पहला क्वेश्चन है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय 16 टाइम्स एंड रेडियस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, देन एस्केप वेलोसिटी विल बी। ओके जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 2gr, गॉट इट। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने दो चीज़ों को नोट कर लेना है कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो 16 टाइम इंक्रीज की गई और जो रेडियस है वो 4 टाइम इंक्रीज किया गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा होगा जी का, दैट इज gm अपॉन में आर स्क्वायर। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी याद रख लो। अब यहाँ पे आप लोग याद रख लो कि ये g अपॉन में आर स्क्वायर तो एज इट इज, g अपॉन में आर स्क्वायर तो एज इट इज। अब ये जो मैथ्स है, मैथ्स बेसिकली क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस क्या बन गया, रो इनटू वॉल्यूम। तो क्या ये हमारे पास मैस का बनता है, इसको उठा के इधर पुट कर लो, रो इनटू वॉल्यूम। ये मैंने किसकी जगह लिख लिया, एम की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेडियस सर्कुलर चीज की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। तो अर्थ बेसिकली स्फेरिकल टाइप है, स्फेरिकल टाइप है। अब स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, वो आप लोग देखो g अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज, और रो हमारे पास कितनी है, डेंसिटी 16 टाइम बढ़ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 16 टाइम। उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट, ऐसे है कि नहीं है। अब ये आर स्क्वायर इस आर क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग g की वैल्यू को चेक कर सकते हो, दैट विल बी g इनटू, अब ये कितना हमारे पास बन गया, 16 इंटू 4/3, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। आगे हमारे पास पाई का पाई आ गया, और आगे ये हमारे पास आर बचा है। अब आर कितना हो गया, रेडियस, भाई रेडियस हो गया 4 टाइम। तो रेडियस की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, 4 टाइम लिख लूंगा। रेडियस की जगह पे मैं 4 टाइम ऑफ आर लिख लूंगा। रेडियस कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। डेंसिटी कितनी हो गई थी, ये 16 रो यानी 16 टाइम, और रेडियस कितना हो गया था, 4 टाइम हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये जो कैपिटल ये जो स्मॉल जी है बेसिकली, ये इसमें डेंसिटी 16 टाइम हुई और जो रेडियस है ये 4 टाइम हो गया। यानी कितना फैक्टर बढ़ा है, ये जो जी है, ये कितना फैक्टर बढ़ा है, एक 16 टाइम और एक 4 टाइम। तो यहाँ पे ये जो जी की हमारे पास वैल्यू है, जो एस्केप वेलोसिटी की हमने लिखी हुई है, इसमें मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि वी एस्केप विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gr। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ये 2 का 2 आ गया। अब ये जो g है बेसिकली, ये जो g है ये कितना हो गया, ये 16 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, ऐसे ही है, 16 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम बढ़ा। उसके बाद ये जो आर रेडियस है, ये दोबारा इसकी जगह पे भी तो 4 टाइम आएगा ना, ठीक है, इसकी जगह पे दोबारा भी तो 4 टाइम आएगा। तो मीन्स टू से दैट ये मैंने 16 इंटू 4 लिखा, साथ जी का जी भी आएगा। ऐसे ये मैंने 4 लिखा यहाँ पे, तो साथ आर का आर भी आएगा। तो कितने फैक्टर ये बढ़ा, ये 16 फैक्टर, ये 4 फैक्टर और ये 4 फैक्टर। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 2gr एज इट इज, ये 2 ये g ये r एज इट इज। आगे हमारे पास क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। मुझे सारे बच्चे बताओ 4 इंटू 4 भी कितना होता है, 16 होता है। 4 इंटू 4 भी कितना होता है, 16 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास है 2gr एज इट इज, 2gr एज इट इज। और आगे हमारे पास बन गया 16 मल्टीप्लाई बाई 16। अब ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा, तो 16 बाहर निकल आया, और अंदर वही हमारे पास 2gr, अंदर वही हमारे पास 2gr बच गया, ऐसे ही है।
तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि ये पूरे का पूरा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी कितने टाइम हो गई? 16 टाइम हो गई। सो द बेस्ट आंसर विल बी 16 टाइम्स। कितनी हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी? 16 टाइम्स हो जाएगी। कब 16 टाइम हो जाएगी? जब हम डेंसिटी को बढ़ा देंगे 16 टाइम और रेडियस को बढ़ा देंगे 4 टाइम्स। जब ये चीज़ हम करेंगे तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी 16 गुना बढ़ गई है और रेडियस 4 टाइम बढ़ गया है। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 16 टाइम बढ़ेगी, जो कि हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो वी विल चूज अल्फा ऑप्शन एज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। क्या बेसिक सा क्वेश्चन है? डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज की गई 16 टाइम, रेडियस किया गया 4 टाइम। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट किया, मैं एक एक स्टेप को वो इस तरह नहीं किया है कि जैसे आप बोर्ड के अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो। ठीक है ना? तो 2g(r) हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, g होता है gm/r²। तो यहाँ पे एक चीज बताई कि मैथ्स की जगह पे यहाँ से मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। वॉल्यूम होता है 4/3πr³। r², एक r से कैंसिल हुआ, इस r की जगह पे 4 टाइम कर लिया, डेंसिटी 16 टाइम होगी। तो इसका मतलब है 16 और 4 फैक्टर, ये g की वैल्यू ना, स्मॉल g की वैल्यू बढ़ गई। 16 फैक्टर और 4 फैक्टर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 16 फैक्टर और 4 फैक्टर। लेकिन ये 4 क्यों बढ़ा? क्योंकि इधर भी रेडियस एक और था। तो 4 × 4 16, तो ये भी 16, ये भी 16। तो 16 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर सिर्फ 16 बचा। तो टोटल एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? 16 टाइम होगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, द एटमोस्फियर इज हेल्ड विद द प्लैनेट्स ड्यू टू। जो एटमोस्फियर होता है ये प्लैनेट्स को आपस में जोड़ के रखता है, आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही प्लैनेट्स आपस में जुड़ के रहते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, मजे की वैसे बात इसमें यह है कि इम्पल्सिव फोर्स भी फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होगा। पूछी हुई रेशियो है तो ऊपर भी न्यूटन आएगा, नीचे भी न्यूटन आएगा, तो कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 1। तो रेशियो पूछी हुई है तो क्या बन गया? 1:1। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? दैट इज अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ अर्थ। याद रख लो, अगर आप अर्थ को बनाओ तो अर्थ के सेंटर पे कितना हमारे पास जी की वैल्यू होती है? एनीबडी अभी कमेंट करके मुझे बता दें। मेरे बताने से पहले बता दो, जमीन के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है। याद रख लो, जमीन के सेंटर पे, याद रख लो, जमीन क्या करती है? अर्थ हर एक चीज को किधर को खींचेगी? अपने सेंटर की तरफ। कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी यहाँ पे पड़ी है तो जमीन उसको खींचेगी अपने सेंटर की तरफ, कोई बॉडी यहाँ पे है तो जमीन उसको खींचेगी अपने सेंटर की तरफ। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रख लेनी है। जैसे अगर कोई चीज यहाँ पे मौजूद है, जमीन उसको सेंटर की तरफ खींच रही है, यहाँ पे है, जमीन उसको सेंटर की तरफ खींचेगी, यहाँ पे है, जमीन उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। तो जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो क्या जी की वैल्यू सेंटर पे मैक्सिमम होगी? नो, मैक्सिमम नहीं होगी, 0 होगी। सेंटर के ऊपर एग्जैक्ट जी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, याद रख लो। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा? अब इसको आप ऐसे देख सकते हो कि F = 6π eta RVT। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टोक्स लॉ है, जो कि ड्रैग फोर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट निकालना है तो दैट विल बी F/6π, तो कांस्टेंट है, R और VT हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे ऐसे यूनिट निकालना है तो यहाँ पे चेक करो, फोर्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन। नो, इसके ऐसे यूनिट निकालना है तो फोर्स को मैं लिखूंगा kg m/s²। गॉट इट? और नीचे हमारे पास रेडियस r यानी मीटर में होता है। वेलोसिटी भी क्या होती है? वेलोसिटी होती है मीटर/सेकंड। इज दैट क्लियर? अब 1 मीटर मीटर से कैंसिल हुआ, 1 मीटर मीटर से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में kg का kg एज इट इज आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद 1 मीटर जब ऊपर गया तो पर मीटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये -1 है, ऊपर गया तो +1 हो जाएगा, -2 में से +1 गया तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। सो हमारे पास ऐसे यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या बन चुका है? kg m/s², kg m/s, जो कि आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है। यस, दैट इज इन सी ऑप्शन, kg/m/s, kg/m/s। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हो kg की,
m आ गई, पर मीटर है तो l-1 और t-1। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर वो पेपर में डायमेंशन पूछता तो वो क्या बन जानी थी, ml-1 और t-1। तो ये इसकी डायमेंशन भी बन जानी थी। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आगे क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप तमाम बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद द इंक्रीज इन स्पीड। ये तो बर्नौलीज थ्योरम होता है कि जितना प्रेशर कम होगा उतनी स्पीड ज्यादा। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि अगर कहीं पे फास्ट मूविंग ट्रेन गुजर रही है अपने ट्रैक से, तो वहां पे अब ट्रेन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ चले गए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स गायब हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ पड़ा है, मिनिमम। प्रेशर मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी। तो ये कौन कहता है, ये बर्नौलीज इफेक्ट होता है, दैट इज बर्नौलीज इफेक्ट। ठीक है, बर्नौली इफेक्ट कहता है ना, प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इन सब का जो इफेक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इन सब का इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको आप लोगों ने याद रखना है। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इसको देखो यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, फोर्स वेक्टर प्रोडक्ट है, नो लीनियर मोमेंटम m डॉट वी, एम वी होता है हमारे पास, और एंगुलर मोमेंटम, यस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो ये हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट। सो राइट ऑप्शन विल बी एंगुलर मोमेंटम, जिसकी डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होती है। उसके बाद और यूनिट भी, उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों जूल सेकंड होते हैं। उसके बाद इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, इफ r इज डबल व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा जब r को डबल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम भी तो 2 टाइम ही हो जाएगा ना डबल। कैसे भला, ये कोई सोचने वाली बात है। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, अभी बताया। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के। अगर रेडियस डबल हो रहा है, अगर रेडियस डबल हो रहा है, यहां पे चेक करो रेडियस कितना हो रहा है, इफ आर इज डबल, अगर आर डबल हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, खुद देख लो। आर अगर डबल हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी तो डबल ही होगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स के रिलेटेड, वो ये है कि विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन, हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम अदर। अच्छा, डिफरेंट पूछी हुई है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इंपल्स और लीनियर मोमेंटम आप लोग सारे बच्चे जानते हो कि ये हमारे पास इंपल्स इनटू मोमेंटम, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड में आ गई, दोनों की सेम है। ओके जी। उसका प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास जूल सेकंड में आ गई। ठीक है, ये भी दोनों सेम आ गई, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम वी होता है, एम की एम आ गई। ठीक है, और वी हमारे पास मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास ये भी सेम आ गई। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों की अलग होगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसका यूनिट ही और बनेगा ना, मीटर, यहाँ पे एम इंटू आर स्क्वायर। एम हमारे पास मैस है तो केजी मीटर स्क्वायर, जबकि मूवमेंट ऑफ फोर्स है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, आपको पता है मूवमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, टॉर्क को बोलते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। गॉट इट? और मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो याद रख लो कि जो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम है, और मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, टॉर्क होगा। तो टॉर्क और यूनिट होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, याद रख लो। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स होते हैं टॉर्क है, जो कि न्यूटन मीटर है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, दोनों के अलग अलग डायमेंशन है। सो उसने पूछा हुआ अलग अलग डायमेंशन था, तो मैं किसको लॉक करूंगा, मैं इसी सी ऑप्शन को लॉक करूंगा। यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी मॉडुलस दोनों का सेम ही होता है, दोनों क्या है,
दोनों हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। उसके बाद है द मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब बाय द ग्राफ गिवन बिलो, फाइंड द टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू x6 मीटर। यानी 1 मीटर से लेकर 6 मीटर तक आप लोगों ने वर्क डन निकालना है। सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये तमाम चीज़ें गिवन है ना, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैसे? यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो हमारे पास इस ब्लू एरिया के अंदर, ये ब्लू एरिया अगर आप लोग चेक करो कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने निकालना कितना वर्क डन है, पहले वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले वो चेक कर लेते हैं कि हमने वर्क डन कितना निकालना। उसने 1 to 6 बोला हुआ है ना, तो 1 to 6 कितना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और ये पूरा यहाँ पे एरिया, और फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पे 6 आ रहा है, ऐसे ही है ना, और फिर यहाँ पे ये। तो आप लोगों ने ओवरऑल आप इसको ऐसे कह लो कि ओवरऑल आप लोगों ने ये वाला निकालना है यहाँ पे। यानी मैं आप बच्चों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये वाला, इस पूरे का वर्क डन निकालना है। लो जी, ये जो ब्लू एरिया पूरा मैंने आप लोगों को बताया ना, ये पूरे का पूरा इस ब्लू एरिया का वर्क डन निकालना है। अब ये जो ब्लू एरिया है ये फर्दर कॉन्सिस्ट करता है किस पे? एक इसमें ये रेक्टेंगल बन रही है और एक इसमें ये ट्राइंगल बन रही है। एम आई क्लियर ना? ठीक है, आप लोग मेरी बात से क्लियर हो, समझ आ रही है आप लोगों को? एक इसमें ट्राइंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल। तो भैया हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए मैं सिंपल इज दैट, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लूंगा, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लूंगा, और मैं इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लूंगा। तो जब मैं इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के एरियाज निकाल लूंगा और इन दोनों एरियाज को मैं कर दूंगा ऐड, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। ओके, अब यहां पे हमारे पास सबसे पहला केस ये बनेगा रेक्टेंगल का एरिया निकालना। वो तो सिंपल होता है, लेंथ इनटू विड्थ या हाइट इनटू बेस। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा, हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो उसकी हाइट टोटल कितनी गई हुई है? 3 न्यूटन तक। 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 तक गैप कितना बनता है? 2 का बनता है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया बना, यहां पे मैं क्या लेता हूं, एरिया A1, वो रेक्टेंगल का है। वो किसका है? रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना होगा? 3 हाइट है और बेस 2 है। भाई 1 से 3 निकाला, उसने खुद बोला कि 1 से 6 निकालो, तो ये 0 नहीं ना काउंट होगी। 1 से 3 पहले कर लेंगे, फिर 3 से 6 को कर लेंगे, वो ट्राइंगल में बन रही है। 1 से 3 तक कितना बनता है? 2 बनता है ना, तो इसलिए बेस कितनी ली? 2। तो कितना बन गया? एरिया A1 वो मेरे पास बन गया 6, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आएंगे। अब दूसरा एरिया देखो वो क्या बनेगा, वो 3 to 6 है, तो 3 इधर बना, और हाइट इसकी भी 3 है, तो कितना बन गया? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? 1/2 हाइट इनटू बेस, हाइट इनटू बेस। तो A2 विल बी इक्वल टू, ये किसका है? ये एरिया A2, ये ट्राइंगल का है। 1/2 हाइट कितनी है हमारे पास? 3 है, और बेस कितनी थी? ये भी 3 थी। 3 × 3 कितना हो गया? 9। 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है? 4.5। कितना बनता है? 4.5। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे भैया? टोटल एरिया निकालेंगे, यानी वर्क डन निकालेंगे, एरिया A1 प्लस एरिया A2। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया, पहला 6 था और ये 4.5, तो टोटल कितना बन गया? वर्क डन विल बी 10.5, 10.5। तो ये टोटल वर्क डन बन गया जूल में। गॉट इट? 10.5 कहीं पे लिखा हुआ है? यस लिखा हुआ है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, कोई मसले वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब ए ग्राफ, ग्राफ में सारा कुछ कह रहा है कि वर्क डन निकालो 1 से 6 तक। तो हमने ये देखा कि 1 से 6 तक वर्क निकालना है ना, तो शेप 2 बन रही हैं। एक 1 से 6 तक चलते हुए 1 से 3 ये गैप आता है, एक 3 से 6। 1 से 3 तक ये रेक्टेंगल बन रहा है, और 3 से 6 तक जाते हुए ये ट्राइंगल। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला। रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। तो हाइट 3 थी, बेस 2 थी। 2 कैसे थी? 1 से 3 तक जब जाएंगे तो 2 का ही अंदर हमारे पास गैप आएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 6। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का तो 6 निकल आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी होगी? 3 से 6 तक जाते हुए 3 का गैप आया, और हाइट 3 थी, 3 × 3 9, लेकिन बाहर 2 भी तो मौजूद था ना, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 3 × 3 9/2 4.5। तो रेक्टेंगल का निकाला था 6, ट्राइंगल का निकाला 4.5, तो टोटल हो गया 10.5 जूल। दैट इज रिटन इन सी ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी
वर्क कब हमारे पास डन होता है? इट एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। भाई वर्क तभी हमारे पास होगा जब ये क्या करता है, मैकेनिकल को इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से वर्क डन होता है। ठीक है, इंक्रीज इन एनर्जी को बताता है। ठीक है, किस बॉडी कोई वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। फिगर शोज एफएक्स ग्राफ फॉर द वर्क डन। अब क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है? जीरो, तो कहीं पे जीरो वाला ऑप्शन है बिल्कुल। तो ये क्लोज पाथ बन रहा है ना, ये पूरे का पूरा क्लोज पाथ बन रहा है, यू कैन चेक। तो क्लोज पाथ में हमारे पास वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है, याद रख लो। वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। राइट ऑप्शन विल बी जीरो, राइट ऑप्शन विल बी जीरो। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए जरा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। भाई वर्क डन हमारे पास क्या होता है? अब ये भी क्वेश्चन करके देने वाला है। वैसे वर्क डन क्या होता है? वर्क डन विल बी एफ डॉट डी या एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री पुट करोगे, कॉज ऑफ 0 कितना होता है? 1। तो वर्क क्या आ गया? एफ डी, जो कि मैक्सिमम को शो करता है। एफ डी किसको शो करता है? मैक्सिमम वर्क को शो करता है। तो हम किसको लॉक करेंगे? 0 डिग्री को, क्योंकि 0 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम होता है। यही पूछा होता है, वर्क डन विल बी मैक्सिमम। वर्क डन किस पे मैक्सिमम होगा? एंगल पूछा हुआ था, तो वो 0 डिग्री है। गॉट इट? ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसे यूनिट क्या होता है? वॉट। वॉट ऐसे यूनिट होता है, ये वैसे कल वाले पेपर में भी आया हुआ था। उसके बाद है किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? एनर्जी को होता है। भूल जाए तो याद रख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? पावर इनटू टाइम। तो पावर को आप लोग ले लो वॉट की बजाय पे किलोवाट में, टाइम को ले लो सेकंड की बजाय में और में। तो किलोवाट आवर किसका बना? वर्क। और वर्क क्या होता है? एनर्जी होती है, याद रख लो। तो हम किसको चूज करेंगे? एनर्जी को। अगर वर्क होता भी तो एनर्जी चूज करनी थी। किलोवाट आवर बेसिकली कमर्शियल यूनिट यूज किया जाता है एनर्जी का, जो कि आप लोगों के यूनिट्स वगैरह निकलते हैं ना, बिजली के बिल वगैरह। यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज LB फीट सेकेंड, फीट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका बनेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड और हाइट ऑफ इतना, व्हाट इज द पावर? ओके, हाइट आ गई, पावर पूछी जा रही है। तो पावर यू नो वेरी वेल, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क की जगह पे मैं mg लिख लूंगा अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लीजिए। मास हमारे पास कितना है? 10 kg ऐसे में दिया हुआ है। जी को मैं 10 ही ले लूंगा। हाइट कितनी है हमारे पास? 5 मीटर है। और नीचे टाइम कितना आ रहा है? टाइम हमारे पास 10 सेकेंड आ रहा है। तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 5 कितना होता है? 50 वॉट। 50 वॉट। सो राइट ऑप्शन विल बी 50 वॉट, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? ओके जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन आप तमाम बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ। अच्छा, सबसे पहले देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई? जब ये डेंसिटी आ गया ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे क्या आता है? वॉल्यूम आता है। नीचे क्या आता है? वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको पहले थोड़ा सा आगे देखो तो सही ना। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली क्या बनेगा? एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? वर्क होती है। एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? वर्क होती है। और वर्क हमारे पास क्या होता है? न्यूटन मीटर। वर्क क्या होता है? न्यूटन मीटर। और नीचे वॉल्यूम है जिसमें क्या आ जाता है? मीटर क्यूब आ जाता है। 1 मीटर मीटर से कैंसिल हुआ तो क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब खुद अंदाजा लगा लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे है? प्रेशर। प्रेशर एफ अपॉन ए होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फोर्स तो न्यूटन है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड है। नन ऑफ दीस कैसे होगा जबकि प्रेशर मौजूद है? गॉट इट? एनर्जी डेंसिटी, जब डेंसिटी आ जाएगा तो नीचे वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी इटसेल्फ, ये डेंसिटी इटसेल्फ क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ये नहीं भूलना कि डेंसिटी खुद होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, के नीचे वॉल्यूम है, नीचे मीटर क्यूब है। अब ऊपर मास, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी न्यूटन मीटर में ले ली मैंने, वॉल्यूम मीटर क्यूब, 1 मीटर मीटर से कैंसिल किया तो नीचे मीटर स्क्वायर था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इन प्रेशर यूनिट्स। प्रेशर के यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इन बर्निंग 1
टन कोल। 1 टन कोल को बर्न करने में जितनी एनर्जी मिलती है वो 3 × 10⁻10 जाउल होती है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। खुद याद रख लो कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? पावर के। गॉट इट? स्केलर क्वांटिटी है। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास, गॉट इट, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% इंक्रीज इन वर्क डन। तो भाई अगर काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ी है तो वर्क डन कितना हुआ है? 50% हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी 50% कम हुई है फिर भी वर्क डन कितना हुआ है? 50% हुआ है। अच्छा, वो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो किस में कन्वर्ट हुई होगी? भाई वो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीज हुई है, इसकी तो बात छोड़ दो, अगर वो डिक्रीज हुई होती तो वो बाकी की किधर जानी थी? या तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी थी, या वो साउंड एनर्जी में, या वो हीट एनर्जी में, या वो लग जानी थी किसी चीज को ब्रेक करने में। मेरी बात समझ आई है? अगर वो 50% इंक्रीज हुई है तो वो इजाफी एनर्जी किस में लग रही है? वो भी किसी ना किसी फॉर्म में वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वर्क में हो रही है, यानी वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी फिर किधर से आ जाएगी? हाँ, अगर उतना काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, अगर काइनेटिक एनर्जी 50% कम हुई है तो वो बाकी 50 फिर गई किधर है? वो इन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ गई है तो वो बढ़ी हुई जो होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी ना। हाँ, अगर कम हुई हो तो फिर वो कन्वर्ट हो सकती है या पोटेंशियल में, या साउंड में, या हीट में, या ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सो दैट वाज ऑल अबाउट योर फिजिक्स पोर्शन। अगर आप लोग स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बैच का हिस्सा बन लो। बैच के अंदर आपको टॉप लेवल के रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि टॉप फैकल्टी है जो आप लोगों को पढ़ा रही है। फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, बेसिक मैथ के, एनालिटिकल रीजनिंग के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, डिज़ाइन एप्टीट्यूड के, आपको हर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर बंदे हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनका 10-10, 15-15, 20-20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो टीचर्स आपको हमारे बैच में पढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेकर 11 बजे तक। उन डेली लाइव क्लासेस में आपको मल्टीपल टीचर्स, इधर तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उधर बैच में आपको सर हमाद पढ़ाते हैं, मैथ आपको अलग टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश आपको अलग टीचर पढ़ाते हैं, आपको एक एक चीज़ को डिटेल में वो पढ़ाते हैं, तभी तो बैच के बच्चों को इस लेवल का रिजल्ट आता है। अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो, अपने मार्क्स को हमारे साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। ये ऊपर आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, ये कॉर्नर पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच के हिस्से भी बन सकते हो। एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, मस्ट शेयर योर मार्क्स विद पास एजुकेशन सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज को। तो इंग्लिश के जो आप चेक गए, ओके जी, डे 5 इंग्लिश एमसीक्यूज। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कहते हैं किसी का साथ देना, लेकिन क्रिमिनल साथ देना। तो उसके लिए हमारे पास लिंक नहीं होगा, एनिग्मा भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, एसोसिएट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एसोसिएशन का वर्ड यूज करते हैं। सो हम किसको चूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे एसोसिएट। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ब्लबर। ब्लबर का हमारे पास क्या होता है? फैटी टिश्यू। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन विल बी फैटी टिश्यू। ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ नम। नम का सिनोनिम क्या होगा? नम बेजान, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव के लिए वैसे बोला जाता है, इनसेंसिटिव के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बीटा ऑप्शन में मौजूद है। बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बीटा ऑप्शन में मौजूद है, सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ईगो। ईगो बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद और क्या पूछा गया, और आज के पेपर में पूछा गया, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ जगलिंग। जगलिंग का बेसिकली क्या होता है? ट्रिक। ठीक है, ट्रिक होगा ना, जगलिंग बेसिकली एक तरह का ट्रिक होता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ मैनेजिंग। मैनेज करना मतलब गवर्न करना, गवर्नर भी मैनेजमेंट में और मैनेजिंग भी उसी चीज में। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ फ्लाइटी। फ्लाइटी बेसिकली किसको बोलते हैं? फिकल को बोलते हैं, फ्लाइटी फिकल को। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ फ्रिवलस। फ्रिवलस का फ्लिपेंट होता है, फ्लिपेंट। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ओपुलेंट।
ओपुलेंट का क्या होगा? रिच, ओपुलेंट रिच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट का क्या होगा? ऑपोजिट बताना है। अब बी वाइल्डरमेंट कहते हैं कोई चीज एम्बिगुअस टाइप हो तो उसका आएगा एक्सप्लिसिटनेस, और एंटोनिम मैंने बताना ना ऑपोजिट, तो एक्सप्लिसिटनेस आएगा। उसके बाद है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ एस्टीम। एस्टीम बेसिकली इज्जत को कहते हैं। एस्टीम जैसे कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट को बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट का उल्टा ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। मेरी बात समझ आई है? एस्टीम बेसिकली रिस्पेक्ट को बोलते हैं, रिस्पेक्ट हो गया या एस्टीम हो गया, समझ आ रही है ना? एस्टीम रिस्पेक्ट के मीनिंग में आता है, तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? रिस्पेक्ट का, यानी एस्टीम का। एस्टीम का ऑपोजिट बनेगा डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट द करेक्ट एनोलॉजी। एनोलॉजी बतानी है। हैन और रोस्टर तो मेल फीमेल का है, तो डक और ड्रेक बन जाएगा। डक और ड्रेक आपस में मेल फीमेल है, ठीक है, एक पूरा पेयर है। फाइंड आउट द करेक्ट एनोलॉजी। रैम यू का क्या बनेगा? इसका बनेगा, ये भी मेल फीमेल को बता रहे हैं, तो ये पी कॉक और पी हैन बनेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन। नोबडी कुड हेल्प हिम बट लाफ, तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है आई डैश बी हैप्पी इफ यू सक्सीड, आई विल बी हैप्पी इफ यू सक्सीड। उसके बाद है फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस। लास्ट वीक आई मेट अ फेम म्यूजिशियन, ठीक है। अब फेम म्यूजिशियन क्या है? फेमस म्यूजिशियन हो सकता है, तो फेम इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट। मेरी बात समझ आई है ना? तो फेम तो कोई वर्ड नहीं ना इसके साथ सूट करेगा, फेम एक वर्ड होता है लेकिन यहाँ पे सूट नहीं कर रहा। लास्ट वीक आई मेट अ फेम म्यूजिशियन, नो, फेमस म्यूजिशियन। उसके बाद है फेम शोहरत को कहते हैं, और यहाँ पे मशहूर लगना था, एक मशहूर म्यूजिशियन से मिला तो उसके लिए फेमस होना था, ठीक है। कि लास्ट वीक आई मेट अ फेमस म्यूजिशियन होना चाहिए था। फेम म्यूजिशियन, फेम तो शोहरत को खाली बोला जाता है। उस म्यूजिशियन की फेम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको बोलेंगे फेमस म्यूजिशियन, उसको फेम म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मिडॉकर। अच्छा, मिडॉकर के पूछे जा रहे हैं। MEDICORE होते हैं, कहीं पे देख लो आपके लिखे में, मैं आपको सही लिख के दे देता हूँ, आगे इसमें से आप तलाश कर लीजिए। MEDICORE, तो मिडॉकर के हमारे पास MEDI मीडियोकर, MEDIO, आगे हमारे पास यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को लिख के दे दिए हैं। MEDIOCRE ये होंगे, MEDIOCRE, ठीक है, मीडियोकर। तो ये सी वाले बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेना आप लोग। मीडियोकर, MEDIOCRE, मीडियोकर, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एम्बेजल्ड, EMBEZZLED, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ रिच एंड वेल्दी, तो रिच और वेल्दी को वेल ऑफ कहते हैं। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ फैसिमाइल। फैसिमाइल बेसिकली किसको बोलते हैं? डुप्लीकेट को। फैसिमाइल बेसिकली डुप्लीकेट को बोलते हैं, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ एलाबरेट। अच्छा, ये क्लियर हो गया, फैसिमाइल, डुप्लीकेट। उसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ एलाबरेट। ये सारे एंड गेम्स के अंदर क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ और उनके साथ वर्ड मीनिंग भी बताया। एलाबरेट, वजाहत करना किसी चीज़ को, तो बेसिकली क्या बोलते हैं? डिटेल्ड को, ठीक है। सिनोनिम बताना है ना, फाइंड आउट द सिनोनिम। उसके बाद है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ स्माइल। स्माइल हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी कंपैरिजन करना। सिमिलाई हमारे पास होगा बेसिकली किसी चीज़ का कंपैरिजन करना, तो ये अल्फा ऑप्शन इसका बनेगा। उसके बाद है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ सिनिस्टर। सिनिस्टर का बेसिकली ऑस्पिशियस होता है। उसके बाद है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का ऑपोजिट डार्क होगा। ब्लॉन्ड लाइट में आता है ना, ब्राउन। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। लुक माय फ्रेंड इज प्लेइंग विद फ्लूट और डैश एल्स और समथिंग एल्स। उसके बाद है माई वॉच इज़ वाटर रेजिस्टेंट, तो ये बेसिकली एडजेक्टिव है। वाटर रेजिस्टेंट होना उसके खूबी है, तो एडजेक्टिव है। फाइंड आउट द करेक्ट एनालॉजी। बोन रिब है तो वाइल्ड एनिमल। बोन रिब, बोन बेसिकली हार्ड है और रिब उससे सॉफ्ट है, तो वाइल्ड एनिमल और टाइगर।
उसके बाद उसकी कैटेगरी को बताया जा रहा है। रिब बिलोंग करती है बोन से, तो टाइगर बिलोंग करता है वाइल्ड एनिमल से। ऑर्गन किडनी है। तो इसी तरह जो रेप्टाइल हैं वो क्या होते हैं, स्नेक हैं। स्नेक क्या है, रेप्टाइल हैं, रेंगने वाले। ऑर्गन उसके टाइप को बताया जा रहा है। ऑर्गन एक, किडनी एक ऑर्गन है, स्नेक एक रेप्टाइल है। गॉट इट। किडनी एक ऑर्गन है, स्नेक एक रेप्टाइल है। रेंगने वाले जानवरों को रेप्टाइल कहते हैं। स्केलेटन और नी कैप, स्केलेटन के ऊपर नी कैप है, ठीक है। तो पेन की निब है, ठीक है, ये भी उसके पार्ट और होल एनोलॉजी है। उसके बाद फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है। सो आई विल चूज बी ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। उसके बाद है हमारे पास इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का हमारे पास INCUMBENT, इनकम्बेंट हो गया अल्फा में। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑप्रेस का हमारे पास ऑनर्ड होगा। शीप वूल तो सिल्क वॉर्म, सिल्क बन गया अल्फा ऑप्शन। ही इज बिगर, द सेंटेंस शोज कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो बी ऑप्शन है। ही बैटल डैश अ लाइन, he battled to a line। he choose the correct sentence structure। don't shout, I can hear you, don't shout। तो यहाँ पे उसके बाद don't shout और I can hear you, ये सी ऑप्शन में। read the passage and answer the question। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। what was Deborah Sampson's rule in the military। तो उसका रोल क्या था, रोल इन द मिलिट्री, उसका रोल क्या था। तो यहाँ से देखेंगे तो यू विल कम अक्रॉस कि उसका रोल था वो स्काउट था। So B option is the right option। So dear students, that was all about your physics and English complete MCQs that we discussed in today's lecture। आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर आप बच्चे चाहते हो कि आपकी नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन आए, आपका नस्ट में 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर आए, आप भी चाहते हो कि आपकी यूईटी में पहली पोजीशन आए, आप लोग चाहते हो कि आप बच्चों का ये तमाम के तमाम इन बच्चे टॉपर्स की तरह का रिजल्ट आए। प्यास यूनिवर्सिटी में टॉपर्स हैं, फिर प्यास यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, एनटीएस में 93 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर है, फिर कॉमसेट्स में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे आप लोग आईटीयू में चेक कर लो 59 है, 57 है। उसके अलावा ये एनईडी में 93 का स्कोर है। उसके अलावा मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है। फिर जीकी में 20th मेरिट पोजीशन है। फिर फास्ट में ओवरऑल टॉपर हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही स्कोर्ड 95.78 एग्रीगेट इन फास्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद है यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है, फिर इस बच्चे का 90 का एग्रीगेट है, फिर एक और बच्चे का 90 का एग्रीगेट है। उसके फास्ट के पिछले साल का टॉपर है। तो ये एक लाइन चली हुई है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अब हम अपने बैच के अंदर बच्चों को क्या चीज़ ऐसी प्रोवाइड करते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आते ही आपको ये पास एजुकेशन सिस्टम का पास एलएमएस पोर्टल मिलता है। अब ये पोर्टल में आप लोग चेक कर सकते हो, आपके तमाम सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप लोग आओगे, फॉर एग्जांपल आप किसकी तैयारी करना चाहते हो। एक बच्चा फॉर एग्जांपल वो तैयारी करने के लिए आया कि सर मैं तो तैयारी करने आया हूँ नस्ट की। एक बच्चा कहता है सर मैं नस्ट की तैयारी करने नहीं आया, मैं तो यूईटी की तैयारी करने आया हूँ। एक बच्चा कहता है सर मैं तो एनटीएस की तैयारी करने आया हूँ। तो आप बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए हमारे पास आए हो ना, तो अब देखो नस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। नस्ट में आपका मैथ है, फिजिक्स है और इंग्लिश है। आपके पास यूईटी में क्या मौजूद है, यूईटी में मैथ मौजूद है, फिजिक्स है, फिजिक्स नहीं है तो स्टैट है, मैथ नहीं है तो बायो है। इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं कंप्यूटर साइंस है। अब आपको हमारे बैच में आके मिलेगा क्या कुछ, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखो सबसे पहले आपको एडवांस मैथ, एक बच्चा है उसने टेस्ट में एडवांस मैथ पढ़ना है, यूईटी में भी आता है, नस्ट में भी आता है, फास्ट में भी आता है। तो चेक करो आप लोगों को हम क्या प्रोवाइड करेंगे। हमारे बैच में आने के बाद आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा। अब ये प्रैक्टिस जोन में क्या चीजें मौजूद है जरा आप लोग देखो भाई। प्रैक्टिस जोन ये वाली नहीं होगा बच्चों के साथ मजाक कि आप लोगों को ना एक ही टेस्ट दे दिए वो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, भाई ये वाला मजाक नहीं होगा। अब आप लोग गए हो प्रैक्टिस जोन में, भाई प्रैक्टिस किसकी करनी है। एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया है, कॉमसेट्स है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, फास्ट है, जीसीयू है, जीकी है, आईबी है, आईटीयू, कराची यूनिवर्सिटी, लम्स है, मेहरान है, एनईडी है, एनटीएस है, नस्ट है, प्यास है, पंजाब यूनिवर्सिटी सेट का टेस्ट है, यूईटी कैट है। एक बच्चा कहता है सर मैंने ना नस्ट की तैयारी करनी है, तो वो बच्चा किधर जाएगा, वो ये नस्ट के अंदर चला जाएगा। आप बच्चों ने नस्ट के अंदर जाना, अब प्रैक्टिस जोन के अंदर ये आप लोगों को प्रैक्टिस जोन। अब नस्ट के किसका करना है, इंजीनियरिंग का करना है, कंप्यूटिंग का करना है, इसमें चले जाओ। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल गया है। आपको हमारे बैच में आते ये प्रैक्टिस जोन मिलेगा। और आपको क्या क्या मिलेगा जरा आप लोग चेक करते जाओ। आपको ये प्रैक्टिस जोन मिला,
इस प्रैक्टिस जोन के बाद एक बच्चा कहता है कि सर मैं एडवांस मैथ को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अब आ जाओ, हमारा भी बैच 3.0 चल रहा है, बैच 1.0 2.0 की पूरी रिकॉर्डिंग आपको इधर मौजूद है। बैच 1.0 में तमाम चैप्टर्स की ये देखो रिकॉर्डिंग मौजूद है, और हर चैप्टर में आपको तीन तीन चीजें मिलेंगी। हर चैप्टर का आप बच्चों को तीन तीन चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर नोट्स, वीडियो लेक्चर, साथ ही वर्कशीट और नीचे उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। हर चैप्टर आपको ऐसे मिलेगा। किस किस के अंदर? आपको बैच 1.0 में मैथ का पूरा यही काम फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो, एनालिटिकल, बेसिक मैथ, डिजाइन, एप्टीट्यूड, तमाम सब्जेक्ट्स का यही लेआउट होगा। 1.0 भी भरा पड़ा है, 2.0 भी, 3.0 भी हमारा चल रहा है। इसमें जो डेली की लाइव क्लासेस होती है ना, वो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं 3.0 में, जो चैप्टर पढ़ते हैं इधर ही। और एक अलग से भी रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, दो टीचर्स का रिकॉर्डेड सेशन दे दिया आपको। मेरी बात समझ आ रही है? यही काम आपको एडवांस मैथ में मिलेगा। एडवांस मैथ में जब आप गए हो तो एडवांस मैथ में हमारी डेली जो लाइव क्लास एडवांस मैथ की होगी वो किस में अपलोड होगी? 3.0 में। पिछले बैचेस की रिकॉर्डिंग आपको दे दी, एक अलग से रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, तो चार रिकॉर्डेड सेशन आपको दिए। ये एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है बाहर से 10-15 हजार का। हम ये देखो, 2 बैचेस की रिकॉर्डिंग और इधर रिकॉर्डेड सेशन कितना टीचर्स का? 2, तो 4 रिकॉर्डेड सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में ये डेली लाइव क्लासेस भी। भाई ये देखो, ये जो हमारा चल रहा है ना, ये जो बैच 3.0 चल रहा है, ये बैच 3.0 हमारा लाइव है। ये लाइव चल रहा है हमारा। जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं वो इधर इसमें अपलोड हो रही हैं। जब ये बैच 3.0 खत्म हो जाएगा, फिर 4.0 आएगा, फिर 1 2 3 की रिकॉर्डिंग होगी, फिर 4 के अंदर डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग आ रही होंगी। फिर जब बैच 4.0 खत्म हो जाएगा, फिर 5.0 आ जाएगा। कि आपको इसके अलग अलग फीस देनी है? भाई फीस अलग अलग नहीं देनी, इस पूरे पोर्टल की डेली लाइव क्लासेस की। मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको एक चीज लिख के देना चाहता हूँ कि आप जब हमारे बैच में आओगे तो जो डेली लाइव क्लासेस हैं, जो डेली लाइव क्लासेस हैं, और डेली लाइव क्लासेस के अलावा जो पूरे का पूरे रिकॉर्डेड सेशन, और रिकॉर्डेड सेशन एक नहीं, चार रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहे हैं। चार रिकॉर्डेड सेशन, डेली की लाइव क्लासेस, मल्टीपल टीचर्स, और उसके बाद पास LMS जो कि पूरे का पूरा प्रैक्टिस जोन है। ये सारी चीजें मिलेंगी जस्ट 7,000 में, जस्ट 7,000। और ये भी 1-2 दफा आप लोगों ने, ये नहीं है कि 2-2 3-3 दफा पे करना है, ये भी आप लोगों ने वन टाइम पे करना है। वन टाइम यू हैव टू पे। पूरे साल की फीस है ये। अब खुद अंदाजा लगाओ कि आप बच्चों को, जब आप हमारे बैच में इनरोल हुए, जस्ट 7,000 यू हैव टू पे फॉर कंप्लीट 1 ईयर। एक साल की फीस 7,000 है। इस एक साल की फीस 7,000 में आपको क्या कुछ मिलेगा? आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, ये डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, शाम 7 से लेकर 11 बजे तक। फिर आपको अलग से रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया, चार रिकॉर्डेड सेशन दे दिए। पिछले तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग भी दे दी, और रिकॉर्डेड सेशन अलग से भी दे दिया। फिर हमारी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं। उन डेली लाइव क्लासेस में आपकी रूटीन बनती है, आप डेली शाम 7 बजे से 11 बजे तक पोर्टल पे बैठते हो, वहां पे आप लाइव क्लासेस लेते हो, अपनी क्यूरीज पूछते हो, टॉपिक समझते हो, जहां पे टीचर आपको डिटेल में पढ़ाता है। उसके बाद आपको उसकी वर्कशीट मिलती है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, 24/7 टीचर्स मौजूद हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे हमारे बैच में आके, और वो भी सिर्फ 7,000 में। आप दिखाएं कि यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। नॉर्मली पता है क्या होता है कि एक ही टेस्ट बना दिया, वही यूईटी के लिए, वही नस्ट के लिए, वही फास्ट के लिए, वही एनईडी के लिए, वही मैदान के लिए। तो ये वाली आप लोगों के साथ मजाक नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मिलेगा। आपको अगर वर्कशीट मिलेंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगी, आपको बेसिक मैथ की अलग मिलेंगी। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, जैसे आप लोग हमें आए हो ना, तो ये नहीं होगा कि एडवांस मैथ और बेसिक मैथ को अंदर मिक्सअप किया हुआ, नो वे। एडवांस मैथ अलग है, बेसिक मैथ अब अलग है। और ये भी नहीं है कि बेसिक मैथ हर एक का सेम होगा, ओ भाई नहीं। एयर का अलग है, बहरिया का अलग है, फास्ट का अलग है, IBA का अलग है। तो इन तमाम का बेसिक मैथ अलग है, और हमने इसको अलग अलग ही सेग्रीगेट किया। तो ये फीचर्स आपको मिलेंगे हमारे बैच में। NTS का अलग है, NTS में जाओगे तो आगे मजीद चीजें मिल जाएंगी। ये तमाम टॉपिक्स जो NTS के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं जब आप हमारे बैच के अंदर आते हैं। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे इस नंबर पे शेयर करो। इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, आप हमारे नोट से, एंड गेम से, बैच से तैयारी कर रहे हो, मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करो। 160, 170, 180 का स्कोर लेके आओ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।